चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉप वैरायटीज। जितनी भी क्रॉप की वैरायटीज होंगी हमारे सिलेबस में, जो भी क्रॉप की वैरायटी है हम उन सब पे चर्चाएं करने वाले हैं। क्रॉप की जितनी भी वैरायटीज हैं, जैसे रवि की जितनी भी फसलें हैं, खरीफ की जितनी भी फसलें जो हमारे सिलेबस में हैं, और उनकी वैरायटीज, उनके सीड रेट, उनके लोकल नेम, उनके बॉटेनिकल नाम, उनके करेक्टर्स, सारी प्रॉपर्टीज जो भी उनके अंदर होती है वो सब लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। और स्टार्ट कर रहा हूँ आज का हमारा बेस्ट टॉपिक है क्रॉप वैरायटी। क्रॉप वैरायटी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले खरीफ की फसलें, खरीफ की क्रॉप्स के बारे में पहला डिस्कशन रहेगा, फिर रबी की क्रॉप्स के बारे में रहेगा। तो स्टार्ट करता हूँ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में सबसे पहले तुम्हें बता दूं, खरीफ की फसल वो फसलें हैं, वो फसल है जो सोविंग, जिनको उगाया जाता है जून और जुलाई के अंदर। जिनको कब उगाया जाता है? जून जुलाई के अंदर उगाया जाता है सर। उनकी कटिंग हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर के अंदर। खरीफ की फसलों की कटिंग है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। इनको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है और रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के समय में इनको उगाया जाता है। जून जुलाई में बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। मानसून आता है हमारे जून जुलाई में, तो उसको क्या कहा जाता है? मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। सोइंग जून जुलाई में होती है और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में होती है। और इनके लिए ट्रिक्स बना के मैंने अलग से डाल रखी हैं, कैसे इनके नाम याद रखोगे फसलों के। फिलहाल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है सर अनाज। अनाज में जो हमें आज चार पढ़ने हैं, जो पहले तो खरीफ की जितने भी ये 18 एग्जाम्पल है सर, 18 के 18 सब किसके एग्जाम्पल है? खरीफ के, वो भी याद करने हमें। तो राइस, मेज, सोरगम और पिरल माइट्स। पिरल माइट का मतलब होता है बाजरा। ठीक है, बाजरा। मैं लिख भी देता हूँ, बाजरा की बात है ये। बाजरा को करें पिरल, पलमाइट्स। राइस चावल हो गया, पेडी धान भी कहते हैं, मेज मक्का, कॉर्न भी कहते हैं, सोरगम ज्वार, पिरलमाइट्स बाजरा हो गया। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे, सीरियल्स पढ़ेंगे चार तो। फिर पल्जीज सर दालें पढ़ेंगे, जिनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है दालों की। इसमें पिजोन पी आता है, ग्रीन ग्राम आता है, ब्लैक ग्राम आता है और मोथ। मोथ, मोथ नहीं है, मोठ। मोठ है जिसको बोलते हैं, मोठ दाल होती है, मोठ की दाल, मोठ की दाल। ठीक है, ब्लैक ग्राम आ गया, मोठ आ गई, ग्रीन ग्राम आ गया और मिंजन पी आ गया। ठीक है, ये सारी दालें हम पढ़ेंगे, जिनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होगी, फुल डिटेल में इसकी चर्चाएं करेंगे। इसके बाद हमारा ऑयल सीड्स, ऑयल सीड जिनसे तेल निकाला जाता है, तिल तिलहनी फसलें कहते हैं जिनको। जिसमें सबसे पहले ग्राउंड नट आ गई सर, ग्राउंड नट मूंगफली। शीशम, शी शी शेम शीशेमम का मतलब क्या होता है सर? तिल है भाई ये, तिल को पढ़ेंगे हम, तिल, शीशेमम। सोयाबीन, अरंडी, अरंड का जो पेड़ होता है उसके बारे में उसकी चर्चाएं। ये सारे ऑयल सीड हो गए। इनमें कितना ऑयल कंटेंट, कितना प्रोटीन कंटेंट, सब डिटेल आज के लेक्चर में आएगी। फाइबर क्रॉप्स में हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं सर? फाइबर क्रॉप, एक तो कॉटन को पढ़ेंगे हम और एक जूट को, दोनों फाइबर क्रॉप हैं। ठीक है, फोरेज का मतलब क्या होता है सर? फोरेज को फोडर भी कहते हैं भी। फोडर, जो चारा, पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज होने वाली। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले सर? फोरेज या फोडर में सोरगम ज्वार, काउपी लोबिया और क्लस्टर बीन हो गया। क्लस्टर बीन क्या होता है सर? गवार। और नेपियर ग्रास होता है, ये हाथी घास जिसको कहते हैं। ये सारे पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हमने 18 फसलें पढ़नी है आज आज के लेक्चर में। ठीक है, खरीफ वाली, फिर उसके बाद रबी की स्टार्ट करा देना सर। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? सबसे पहले खरीफ क्रॉप रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं और मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। इनकी जो खरीफ होती है, खरीफ वाली फसल, सोविंग, सोविंग मतलब इनको उगाया जाता है जून और जुलाई में। ठीक है, और हार्वेस्टिंग, इनकी कटिंग कब की जाती है? सितंबर और अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है फसल को। समझ में आया भाई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आने वाली फसल है उसका नाम होगा राइस। ठीक है, तो राइस से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको स्लाइड को रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज खरीफ क्रॉप के अंदर सबसे पहली फसल है हमारी राइस। राइस पे फुल डिटेल चर्चाएं करेंगे, देखना भाई। हाँ सर, राइस पे बता दो। तो राइस पे देख लो, क्या दिक्कत है? खरीफ क्रॉप है, सोइंग जून जुलाई में की जाएगी, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में होगी। ये बातें तो हमारी हो ही चुकी खरीफ के बारे में। अब हम सीरियल्स पढ़ने जा रहे हैं, अनाज। सीरियल्स का मतलब क्या होता है? अनाज होता है सर। तो अनाजों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चार अनाज पढ़ने हैं सर हमें। राइस, मैज हो गया, सोरगम होगी और बाजरा हो गया। ठीक है, पिरल माइल्स जिसको बोलते हैं। तो सर राइस से स्टार्ट करा दो। राइस चावल जिसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम हम जो गांव में या लोकल भाषा में नाम यूज करते हैं, धान कह देते हैं, चावल कह देते हैं या पेडी कहते हैं। ठीक है जी। इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, जिन पे स्टार लगाऊं वो जरूर याद रखना। ओराइज सेटिवा,
बॉटेनिकल नेम हो या साइंटिफिक नेम एक ही मतलब है। इसका नाम है ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। और इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएसी फैमिली में इंक्लूड होता है। पोएसी जो ग्रासीज की फैमिली होती है, ग्रेमिनी भी बोल दिया जाता है, पोएसी भी बोल दिया जाता है, उसमें इंक्लूड है। गेहूं भी इसी में होता है, परंतु हम फिलहाल खरीफ की फसलों की बात कर रहे हैं। राइस जो कि पोएसी फैमिली में, फैमिली याद कर लें, साइंटिफिक नेम याद कर लें, ओराइजा सेटिवा याद, दोनों। आगे बढ़ता हूँ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अब तक सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूस करने वाला अगर कंट्री की बात की जाए तो चाइना, सबसे पहले नंबर पे चाइना। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो इंडिया। सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन, जो अगर हम, ये तो फर्स्ट हो गया चाइना तो, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड पे कौन आएगा बताओ? इंडिया आएगा सर, इंडिया, ठीक है। सेकंड पोजीशन इंडिया की, ठीक। हाईएस्ट प्रोड्यूस इंडिया में कौन करता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन जिसका है, सबसे ज्यादा उत्पाद देता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है भाई, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी सर, उत्पादकता रेट ज्यादा, थोड़ी जमीन में भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन ले रहा है? पंजाब, वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। एरिया सबसे ज्यादा जो धान उगाने का, राइस उगाने का एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास। यूपी, उत्तर प्रदेश। तो फिर से याद करेंगे सर, इसको कॉमनली धान, चावल या पेडी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटिवा, फैमिली इसकी पोएसी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पंजाब की है, मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है यूपी। यहां तक तैयार? आगे बढ़ते हैं। देख, इन हरियाणा, इन हरियाणा मेजर राइस ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट जो बात करें तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर राइस होता है, राइस के डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इनको। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, इनमें ज्यादा पानी की सुविधाएं हैं। और धान की खेती को सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे अच्छे से खेती हो पा रही है धान की हरियाणा के अंदर। इट इज ए शॉर्ट शॉर्ट डे प्लांट सर, शॉर्ट डे का मतलब ये 3 से 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाती है फसल। पहली बात तो ये तो मैंने अलग लिखवा दिया, यहाँ शॉर्ट डे का मतलब ये नहीं है। शॉर्ट डे का मतलब है जिसको सनलाइट का रिक्वायरमेंट 14 आवर से कम हो। तो मैं लिख देता हूँ, सनलाइट जिसको चाहिए, सनलाइट कितनी चाहिए? 14 आवर से कम। 14 आवर से क्या चाहिए? कम, 14 आवर से कम सनलाइट चाहिए, उसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। सनलाइट बहुत कम चाहिए तो भी पक जाएगी फसल। इट इज ट्रांसप्लांटेड प्लांट, ट्रांसप्लांटेड का मतलब सर, इसको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है 1 मंथ तक, फिर छोटी छोटी पौध तैयार होती है, उनको उखाड़ के वहां से खेत में पहले कद्दू किया जाता है और उसके अंदर उगाया जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप, मतलब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह उगाना, ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप कहलाता है। इसकी आजकल कुछ सीड की डायरेक्ट सोविंग भी कर दी जाती है, परंतु वो इतना कामयाब नहीं है जितना ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप कामयाब है। ठीक है, ट्रांसप्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है एक ना, ये धान। इट इज ए सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड मतलब ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कैसे होती है सर? ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन में पढ़ा चुका हूँ पोलिनेशन टॉपिक, फिर भी बताता हूँ। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है मेल का स्टेमन हिस्सा और फीमेल का पोलन जो पिस्टिल है, उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा पे मेल के पोलन ग्रेन का, मेल से जो स्टेमन है उससे, एंथर से पोलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा के ऊपर गिरना पोलिनेशन कहलाता है। और इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही, फ्लावर, फ्लावर तो क्या होता है वो बंद ही होती है, बट उसके अंदर ही मेल फीमेल होते हैं ना, अंदर ही अंदर पोलिनेशन हो जाते हैं, उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में तो दूसरे प्लांट से हो पर उसके अंदर ही होती है, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी बोला जाता है। समझ में आ गया भाई? इसके अंदर ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलती है। वाटर रिक्वायरमेंट, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, ऐसी फसल है, इसीलिए तो हरियाणा में करनाल के थड़, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत में पानी की सुविधा है, वहां पे ज्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ सर ये शब्द लिखे हैं आपने दो, ये क्या है? एक तो पैराबॉइलिंग का मतलब बताओ, और एक विशनिंग का मतलब बताओ। देखो मैं पर बॉइलिंग का मतलब बताता हूँ तुम्हें। पर बॉइलिंग क्या होता है? धान जो खेत में से आता है ना, उसके ऊपर हशस बोलते हैं उसको, वो होता है, छिलक होता है, मतलब उसके ऊपर से पूरा व्हाइट कलर का नहीं निकलता, उसके ऊपर कुछ कागज नुमा संरचना होती है। उसको जैसे ही पानी में डाल देंगे, पहले तो गीला कर देंगे उसको, फिर गर्म कर देंगे, फिर ठंडे पानी में डाल देंगे, फिर गर्म कर देंगे, उसको हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वो छिलका उतर जाएगा और वो जो राइस है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बासमती चावल बोलते रहते हैं गाँव में तो उसको, पर वो बासमती तो एक अलग वैरायटी है यार, वो अलग बात है। पर बॉइल्ड राइस क्या होता है? पर बॉइलिंग राइस होता है जिसको पूरी तरह से साफ करने के लिए हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, गर्म और ठंडे पानी में डाला गया, उसको पर बॉइलिंग राइस बोला जाता है। समझ में आया अभी? अब होता है सर विजनिंग क्या होता है? विजनिंग बताता हूँ तुम्हें। एक किसान था,
उसने अपने खेत में चावल को ट्रांसप्लांट नहीं किया, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह, पहले एक जगह तैयार नहीं किया फिर उखाड़ा नहीं, उसके पास टाइम कम था, तो उसने डायरेक्ट उसको उगा दिया, मशीन लाया और उसको सोविंग कर दी बीज को डायरेक्ट। तो डायरेक्ट से सोविंग करेगा तो उसमें वीड बहुत ज्यादा खरपतवार आ जाएंगे, और उन खरपतवार को निकालने के लिए अब उनके बीच में जो जो नालियां सी बनी होंगी उनके अंदर उसको क्या चलाना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, उनके बीच में डायरेक्ट प्लगिंग करनी पड़ेगी स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर, उसको खड़ी फसल में वीड को रिमूव करने, वीड मैनेजमेंट के लिए उसको हल चलाना पड़ेगा, और इस हल चलाने को, खड़ी फसल में से वीड को हटाने के प्रोसेस को विशनिंग कहते हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ा उसको, क्योंकि उसने ट्रांसप्लांटेशन विधि का यूज न करके डायरेक्ट सीड को उगा दिया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। और उसको वीड को निकालने के लिए उसको क्या डायरेक्ट हल चलाना पड़ा स्टैंडिंग क्रॉप में, उसको कहते हैं बिशनिंग। तो ये बिशनिंग और पर बॉइलिंग वर्ड दोनों के दोनों राइस के लिए यूज होते हैं और किसी के लिए यूज नहीं होते। तो ये दो शब्द सिर्फ और सिर्फ राइस के लिए यूज होने वाले शब्द होते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखा। अरे समझ में आ रहा है सभी को? अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और भी राइस पे बहुत सारी बातें हैं, अभी फिनिश नहीं हुआ अभी राइस, कभी सोचे राइस कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ तक राइस के बारे में। राइस का बताओ, फैमिली का नाम पूछे तो कोई पोएसी सर, साइंटिफिक नेम पूछे तो ओराइजस सैटिवा सर, ऐसे ये याद होनी चाहिए फैमिली कौन सी है, और कौन सा उसका कुल है, ये सारा याद हो, उसका साइंटिफिक नेम क्या है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सोइल सोइल कैसी पसंद है इसको, सैंडी लोमी या क्ले लोमी सोइल पसंद है सर, जिसकी पीएच 6.5 से 7.5 हो, उसके अंदर अच्छे से राइस होता है। पडलिंग पडलिंग इज डन इन राइस, पडलिंग क्या होता है सर, कद्दू करना, जमीन को कद्दू करना, ये क्या होता है सर, पहले है ना उसमें जो पानी लगा दिया जाता है, फिर पानी के अंदर ट्रैक्टर को घुमाया जाता है और उससे वो कद्दू हो जाती है, जमीन की जो क्रस्ट होती है वो ऊपर नीचे होने की वजह से उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, और उसके पडलिंग कहा जाता है। राइस की फसल को उगाने से पहले पडलिंग करनी पड़ती है, पडलिंग वर्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर द राइस क्रॉप। पडलिंग हो गया, परबॉइलिंग हो गया, बुशिनिंग हो गया, ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं सर, राइस के लिए। तो ये शब्द भी पूछ लिया जाता है, ये शब्द कौन सी क्रॉप के लिए यूज होता है, ऑप्शन दे देगा मेज, व्हीट, राइस, ऐसे ऑप्शन। तो वहां पडलिंग आया तो वो किसके लिए, राइस के लिए। ठीक है सर। नर्सरी इज प्रिपेयर्ड अबाउट 1 मंथ बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग करने से फसल, जो पौध तैयार की जाती है छोटे प्लांट, वो 1 महीने पहले, हमें कद्दू करके तैयार करने जमीन जब करेंगे ना, उससे 1 महीना पहले हम क्या करना पड़ता है, नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, छोटे छोटे प्लांट तैयार करने पड़ते हैं। और 2 to 3 सीडलिंग पर हिल्स, जो जहाँ पे उगाए जाए 2 से 3 सीडलिंग उगाए जाएंगे एक जगह पे। ठीक है सर। सीड रेट क्या होता है, सीड रेट का मतलब होता है 1 एकड़ में कितना केजी सीड उगाऊंगा, पूरे खेत में 1 एकड़ में कितना सीड को मेरे को बोना पड़ेगा, सोइंग करनी पड़ेगी। तो अगर हाइब्रिड बीज तुम्हारे पास है राइस का, तो 10 से 12 किलो पर एकड़ डाल देना, और देसी है तो वो 6 से 7 केजी पर एकड़ डाल देना। अरे समझ में आ रहा है भाई? ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीड रेट, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना, मैं फिर कह रहा हूँ, सीड रेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा इस साल। और एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिजीज, खैरा डिजीज है ना, खैरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिजीज है जिसका नाम है खैरा खैरा डिजीज, जो कि राइस में होती है और जिंक की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका, इसकी कोई हद नहीं, इतनी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। खैरा डिजीज राइस के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी से होती है सर। ठीक है। SRI, ये शब्द क्यों पढ़ा रहे हो सर SRI, क्योंकि ये राइस में कुछ फुल फॉर्म पूछ ली जाए, सिस्टम ऑफ राइस इन यार मेरे से शब्द नहीं बोले जाते कुछ, इंटेंसिफिकेशन, क्या, इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है। DSR का मतलब होता है डायरेक्ट सीडलिंग राइस, डायरेक्ट सीडिंग सीडेड राइस। एक तो होता है DSR मतलब डायरेक्ट सीड को उगा दिया गया है, डायरेक्ट सीडेड राइस, और एक होता है SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मेरे से ये शब्द बोला ही नहीं जाता बहुत बार। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, MS स्वामीनाथन, मिड 1960, मतलब 1966 से 1967 के बीच में जो आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको MS स्वामीनाथन इंडिया में लाए थे। और पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो नॉर्मन ई बोरलैग लाए थे। तो सर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसमें किस फसलों की वजह से आया था, एक तो राइस और व्हीट की वजह से आया था सर, राइस की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और एक व्हीट की वजह से आया सर। राइस की कौन सी वेराइटियां उगाई जिससे कि हमारे यहाँ पहले तो खाने के लाले थे, फसलें ही पूरी नहीं, खाना ही पूरा नहीं हो रहा था, और बाद में हम
एक्सपोर्ट तक, बिक्री तक करने लगे। ऐसा क्या उगा दिया था? तो तीन जो फसलें उगाई गई थी ना ग्रीन रिवोल्यूशन में, जो राइस की तीन वैरायटी थी, वो याद रखना, जया रत्ना और इंटरनेशनल राइस 8, IR8। जया रत्ना, इंटरनेशनल राइस 8, ये याद रखना भाई तीनों। एक तो जया थी सर, एक रत्ना थी, और एक इंटरनेशनल राइस 8, ये तीनों क्रॉप उगाई गई थी। इनसे पूरे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। और गेहूं की बात कर रहे थे, गेहूं की कौन कौन सी? सोना, कल्याणा सोना और सोना फसल उगाई गई थी। ठीक है, वो सोनालिका और कल्याणा सोना दो उगाई गई थी, तब जाके गेहूं की तो दो थी, कल्याणा सोना और सोनालिका। और जो राइस थी उसकी तीन वैरायटी थी, जया, रत्ना, IR8। ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट वैरायटीज के बारे में बात करें तो बासमती 112, सरबती, हाइब्रिड हाइब्रिड 6201, विवेक धान 62। ये, अब ये क्या लिखा है सर आपने? IRRI का मतलब है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। ये याद रखेंगे भाई सभी। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, याद करेंगे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? कहाँ पे स्थित है बोलो भाई? फिलीपींस में सर। राइस एक C3 प्लांट है। C3 और C4 ये क्या होते हैं सर? C3, जिस प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बने उसको C3 प्लांट कहते हैं, और उसका नाम है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है भाई, 3 कार्बन का बने उसको C3 प्लांट कहते हैं, PGA मैंने पढ़ा रखे हैं पीछे। अगर लेक्चर देखो, C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 क्या होते हैं, सब डिटेल बता रखी है मैंने। यहाँ लगभग हर शब्द के बारे में नॉलेज है, पीछे लेक्चर्स देखोगे तो। सर ठीक है, C3 प्लांट। ऐसे ही अगर कोई C4 मिला तो उसका मतलब क्या है? उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उसका क्या बन रहा होगा? 4 कार्बन वाला, और जिसका नाम होगा OAA। OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहाँ पे जो 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का, और उसका नाम है PGA, शॉर्ट में PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है सर। गोल्डन राइस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। गोल्डन राइस है, ये बीटा कैरोटीन से रिच होता है, और इसमें विटामिन, बीटा कैरोटीन बाद में विटामिन ए में बदलता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स अगर राइस में माना जाए तो वो कौन है? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। राइस का कलर है वो गोल्डन, पहले ये व्हाइट कलर होता है, धीरे धीरे जैसे इसमें बीटा कैरोटीन बनता है, वो डिजोल्व होने लगता है ना, तो इसका कलर गोल्डन होने लगता है। क्या होने लगता है? इसका कलर गोल्डन। उसी के नाम पे इस राइस का नाम भी गोल्डन राइस पड़ा। और इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में। और ये एक हम सीरियल्स पढ़ रहे हैं, हमें कोई पल्स नहीं पढ़ रहे, हम कोई ऑयल सीड नहीं पढ़ रहे, हम अनाज पढ़ रहे हैं। सीरियल्स का टाइप है ये, अनाज का टाइप है राइस। यहां तक बताओ, राइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलें। मेरे अकॉर्डिंग हर बात मैंने बताई राइस की। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पूरा राइस टॉपिक, और फिर आगे बढ़ूंगा। हर टॉपिक रिवाइज कराता चलूंगा। देखो, दोबारा से देखते हैं। राइस का कॉमन नाम धान, चावल, पेडी। साइंटिफिक नाम की बात करें, ओराइजा सेटिवा, पोएसी फैमिली। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला। प्रोडक्टिविटी पंजाब की अच्छी, एरिया में देखें तो यूपी सबसे ज्यादा सर। हरियाणा में 5 जिला में होता है सर। करनाल डिस्ट्रिक्ट, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है सर। शॉर्ट डे प्लांट है, जिसको 14 घंटे से कम सनलाइट चाहिए। अगर इसके लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान कितना है सर इसका? 3 to 4 मंथ ही लाइफ स्पान है। 3 से 4 मंथ में ये अपनी फ्लावरिंग करके कंप्लीटली पूरी तरह से फसल मिल जाती है हमें। शॉर्ट डे प्लांट है, 14 आवर से कम सनलाइट का रिक्वायरमेंट है इसको। फोटो पीरियोडिज्म पे डिसाइड होता है शॉर्ट डे। ठीक है सर। ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है, पहले नर्सरी तैयार की जाएगी 1 मंथ पहले। ठीक है सर, और उसके बाद फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सेल्फ पोलिनेटेड है, कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता। वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पैराबॉइलिंग और बेसनिंग शब्द और पडलिंग, ये 3 शब्द सिर्फ राइस के लिए यूज होते हैं। पैराबॉइलिंग, बेसनिंग और पडलिंग, ये शब्द किसके लिए यूज होते हैं? राइस के लिए यूज होते हैं। खरीफ की फसल है, जिसको जून जुलाई में उगाया जाता है। सितंबर अक्टूबर में कटिंग वाली फसल होती है, पर ये तो पहले ही काट ली जाती है। शॉर्ट डे प्लांट है ना। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? अब सोइल इसके लिए कौन सी पसंद है इसको? सोइल लोमी टू क्ले लोमी, pH 6.5 to 7.5 सर। पडलिंग राइस के लिए शब्द यूज होता है, पडलिंग कद्दू करना। नर्सरी 1 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार की जाती है। सीड रेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10 से 12 किलो हाइब्रिड का रखेंगे एक पूरे एकड़ में,
और 6 से 7 kg पर एकड़ देसी सीड अगर उगाया जाए तो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आपने बताया खैरिया डिजीज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है खैरा डिजीज, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी जो होती है राइस के अंदर। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस इंटेंसिफिकेशन। DSR का मतलब होता है डायरेक्ट सीड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन में इसकी 3 प्रजातियां, 3 वैरायटी काम आई थी सर, जया रत्ना IR8। IR की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस 8। इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो उगाई जा रही है मार्केट में सबसे ज्यादा, बासमती 1121, सरबती हाइब्रिड 6201, विवेक धान 62। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस, ये भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। राइस एक C3 प्लांट है जिसमें 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। गोल्डन राइस विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, बीटा कैरोटीन बनता है, गोल्डन कलर होने की वजह से इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा, और ये एक सीरियल है, अनाज है। यहां तक कोई डाउट, राइस कंप्लीट भाई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम और फैमिली और सीड रेट, ये तो इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, 3 बातें तो हर एक की, ठीक है सर। और वेराइटीज साथ में याद कर लें कौन कौन सी पढ़ी है हमने, ठीक है। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं मैज, मक्का। मक्का के बारे में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैज के बारे में फुल डिटेल दे रहा हूँ, देख। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं मैज मक्का को, पूरा हर एक पॉइंट कवर करते हैं मक्का का। चलिए सबसे पहला, कॉमन नेम मैज, कॉर्न और मक्की कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो जिया में, जिया में। फैमिली की बात करें पोएसी, क्या राइस की भी फैमिली पोएसी थी, यस सर। उसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटिवा, इसका जिया में। उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था बताओ, चाइना। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लीडिंग और लीडिंग स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। इंडिया में अगर स्टेट की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा हो रहा है तो लीडिंग स्टेट कौन है, कर्नाटका। और ये एक C4 प्लांट है, इसके अंदर जो प्लांट होता है उसमें 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है सर। इसको क्वीन ऑफ द सीरियल्स बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाज का की रानी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई यील्ड पोटेंशियल। इसका जो यील्ड पोटेंशियल है बहुत ज्यादा होता है, पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी देती है, इसलिए इसको हम क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। लीडिंग स्टेट कर्नाटका, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश पूछा जाए USA। फैमिली पोएसी, साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम जिया में, याद C4 प्लांट, सबसे ज्यादा क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाएगा। मेज में प्रोटीन होती है जिसका नाम है जीन, ZEIN जीन, ठीक है। पर इसमें 2 अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, ये याद रखना, डेफिशिएंसी ऑफ 2 अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नाम के 2 अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। मेज में प्रोटीन जीन है, उसके अंदर 2 अमीनो एसिड नहीं मिलते, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। इसमें मेल पार्ट होता है उसको टेसल कहते हैं, जो सबसे ऊपर झंडे के फॉर्म में ऊपर ऊपर हेयर से लगे होते हैं उसको टेसल कहते हैं, वो मेल पार्ट होता है। और जो मक्की लगने के बाद उसमें हेयर से बिखरे होते हैं उसको सिल्क, सिल्क बोला जाता है, वो फीमेल पार्ट होता है। नीचे होता है सिल्क, जो कि सबसे ऊपर चोटी पे होता है, मेल पार्ट टेसल्स, टेसल्स बोलते हैं उसको, ठीक है याद। डी टेसलिंग क्या होता है सर, मेल पार्ट को हटा के फेंक देना। सर मेल पार्ट को क्यों हटा के फेंक रहे हो, पॉलिनेशन नहीं हुई, अरे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ताकि दूसरे के साथ क्रॉस पॉलिनेशन हो उसके। डी टेसलिंग यहाँ की जाती है, डी टेसलिंग वर्ड यूज फॉर मेज। सिल्किंग, सिल्क का आना, फीमेल पार्ट का पैदा होना, उगना, उसके ऊपर उभर के आना, सिल्क, सिल्किंग। ये सिल्किंग और डिटेसलिंग दो वर्ड सिर्फ और सिर्फ मैज मक्का में यूज होंगे, औरों में नहीं होंगे। ऐसे ही पर बॉइलिंग और डेसिनिंग किस में यूज हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े, वो किस में, या पडलिंग किस में यूज हुए थे बताओ, राइस में। ऐसे इसमें क्या होगा, डिटेसलिंग और सिल्किंग आएंगे आगे थोड़ी देर में, देखना। मेल पार्ट को टेसल कहते हैं, सही है सर। फीमेल पार्ट को सिल्क या कोब कहा जाता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादातर देखने को मिलती है, साथ में गिटनोगेमी। ये गिटनोगेमी क्या होती है सर, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अलग अलग फ्लावर में हो, हाँ यहाँ मेल अलग फीमेल अलग, पर है एक ही प्लांट में सर। तो उसी प्लांट का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन का गिरना गिटनोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, गिटनोगेमी। इसमें जीन तो उसी प्लांट के हैं, पर ये नजर आ रहा है क्रॉस पोलिनेशन जैसा। पर ज्यादातर ये क्रॉस पोलिनेशन ही करवाना हम पसंद करते हैं, मेल पार्ट को हटा देते हैं एक में से दूसरे का पोलन ग्रेन डालने के लिए, ऐसा। टेसल, डी कहते हैं उस प्रोसेस को। मेनली क्रॉस पोलिनेशन ग्रिटनोगेमी ही करता है। सीड रेट याद रखें, बड़ा बीज होने की वजह से इसका जो सीड रेट है वो कम है, 6 से 7 kg पर एकड़। एक पूरे एकड़ में 6 से 7 kg बीज को ही पूरे में सोइंग की जा सकती है, आसानी से बोया जा सकता है। कुछ शब्द फुल फॉर्म जो जरूरी, HQPM, HQPM का फुल फॉर्म है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज,
हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, HHM हरियाणा हाइब्रिड मेज। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितने भी तुम वैरायटी याद करो ना, वैरायटी की फुल फॉर्म याद करने की जरूरत ही नहीं है। वैरायटी का वहां ऑप्शन इतना बड़ा देगा ही नहीं वो कि फुल फॉर्म लिखे, उसने को शॉर्ट में ऑप्शन बनाने, तो तुम वैरायटीज के जो ये फुल फॉर्म याद ना भी करो ना, HHM 1, HMM 2, HH2, HQPM 1, ऐसे डायरेक्ट याद रख लोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली तुम्हें। फिर भी अगर याद रखना चाहो, HQPM की फुल फॉर्म है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, HHM का मतलब है हरियाणा हाइब्रिड मेज, और इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, उनके नाम है HHM 1, HHM 2, HQPM 1। ठीक है सर, ये खरीफ की क्रॉप है, हाँ खरीफ की फसल पढ़ रहे हैं सर हम। C4 प्लांट है, C4 प्लांट, ये बात दोबारा लिख दी मैंने, वहां ऊपर भी लिखा था। 4 कार्बन होते हैं, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मेज में। हाँ अब बात करते हैं मेज में, जो मेज एक सीरियल क्रॉप है, हाँ अनाज है सर, और मेज के अंदर डिजीज आती है MMV, मेज मोजेक वायरस। ये किसकी वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलने वाली डिजीज। एक होती है मेज लिथल निक्रोसिस डिजीज, MLD, ये भी वायरस की वजह से होती है, मेज लिथल निक्रोसिस डिजीज। एक डोवनी मेडलो होता है, ये फंगस की वजह से फैलता है। नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, ये भी फंगस की वजह से। स्टेम रोट होता है, वो भी फंगस की वजह से। तीन डिजीज जो फंगस की बताई, दो वायरस की, ये याद रख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेज में मेज मोजेक वायरस, नाम में वायरस आ गया सर, वो तो वायरस से फैलती है। मेज लिथल निक्रोसिस डिजीज, ये भी वायरस से फैलती है। डाउनी मिडलू फंगस से, और लिव ब्लाइट है वो फंगस से, स्टेम रूट है वो फंगस से। ठीक है याद सर। अब आप बोल रहे हो ये दो शब्द, ये दो शब्दों की कहानी बताओ हमें, क्या है ये? एक तो सिल्किंग और एक डिटेसलिंग। डिटेसलिंग का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करना, मेल पार्ट को हटाना, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, जिसको टेसल कहते हैं। टेसल मेल पार्ट, ये रहा टेसल, इसको हटा के फेंकने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिल्किंग नहीं, डिटेसलिंग, ताकि क्या क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाए, मैंने समझाया। और सिल्किंग वर्ड है, ये कब यूज होता है सर? सिल्किंग जब ये सिल्क बनना स्टार्ट होता है, फीमेल पार्ट उभर के आता है ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट सिल्क, तब उसको सिल्किंग बोला जाता है। बताओ मेंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो? एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ पूरा। कॉमन नेम मेज कॉर्न मक्की, साइंटिफिक नेम बात करें तो जिया में फैमिली पोएसी सर, बिल्कुल सेम। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर USA, इंडिया में लीडिंग स्टेट कर्नाटका। C4 प्लांट, OAA ऑक्जेलोसिटिक क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। इसमें प्रोटीन होती है, इसमें दो अमीनो एसिड नहीं मिलते, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन। मेल पार्ट को टेसल, फीमेल पार्ट को सिल्क या कॉम्ब कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, गिटनोकेमी देखने को मिलती है। सीड रेट इसका 6 से 7 किलो पर एकड़ ही में ही काम चल जाएगा। ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट वैरायटी HHM 1, HHM 2, HQPM 1, और इसमें खरीफ की फसल है। C4 प्लांट है, मेज में वायरस से होने वाली दो डिजीज याद करें, और फंगस से होने वाली तीन डिजीज याद। और इसमें सिल्किंग और डिटेसलिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ मेज में देखने को मिलते हैं। परबॉलिंग और पडलिंग जैसे शब्द राइस में देखने को मिलते हैं सर, ये याद। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सारा याद हो रहा है भाई सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। sorghum, ज्वार, नेक्स्ट सीरियल, थर्ड। sorghum और ज्वार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए फुल डिटेल देते हैं इसकी भी, करते हैं स्टार्ट। चलिए, sorghum, ज्वार, थर्ड। sorghum या ज्वार को पढ़ रहे हैं, इसका कॉमन नेम ज्वार, इसको किंग ऑफ कॉर्स ग्रेन, कॉर्स का मतलब क्या होता है सर? मोटे अनाज, मोटे अनाज होते हैं ना उनमें इसको किंग बोला जाता है। और इसको कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप उनको बोल दिया जाता है जो ऊंची ऊंची होती है, जैसे जूट हो गया, मेज हो गया, गन्ना हो गया, इनको सबको कैमल क्रॉप कहते हैं। कैमल क्रॉप मतलब जो बड़े बड़े होते हो, ऊंचे हाइट के जाती हो जिनकी। साइंटिफिक नेम याद करेंगे इसका, सोरगम बाइकोलर, सोरगम बाइकोलर। फैमिली इसकी भी फिर से पोएसी सर। और रीडिंग स्टेट इंडिया ही सबसे पहले नंबर पे है, और उसमें अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र। C4 प्लांट, फर्स्ट कार्बन 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सीड रेट थोड़ा ज्यादा सर उनके कंपैरिजन में, उनमें कम से कम चल रहा था दोनों में। यहाँ 20 से 24 किलो हमें पर एकड़ में सीड डालना पड़ेगा पूरे में उगाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेज क्रॉप और ऑफ इंडिया, फॉरेज मतलब ये फोडर के रूप में, जो चारे के रूप में यूज की जाती है, पशुओं को चराने में भी यूज की जाती है सोरगम, करते ही हैं। इंपॉर्टेंट वैरायटी इसकी याद रखेंगे, HC 136, HC 171, HC 513, याद रह जाएगा भाई, ये तीनों वैरायटी याद रखें। HCN, देखो मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। HCN होता ना, ये बहुत ज्यादा जहरीली चीज है, खतरनाक है किसी भी पशु के लिए और के लिए। ठीक है, तो सर फिर ये क्या कहाँ से आ गया यहाँ? यहाँ ये इसके अंदर मिलता है
ड्यूरोन या HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं। टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट अर्ली स्टेज ऑफ द सोरगम क्रॉप। सोरगम क्रॉप में शुरुआत में वो बनती है ना, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा होता है और उसके अंदर HCN बनता है क्रॉप के अंदर। सो हार्वेस्टिंग शुड नॉट बी डन प्रायर टू 45 डेज ऑफ सोइंग। सोइंग के 45 दिन से पहले इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर HCN हो सकता है और वो लिथल हो सकता है किसी के लिए भी। ठीक है। सीरियल क्रॉप है, अनाज है सर, साथ में ये फोडर भी है, हाँ चारे के रूप में, और खरीफ की क्रॉप है बिल्कुल। सोरगम के बारे में कोई डाउट तो मेरे से बोलने भाई। दोबारा, सोरगम का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकोलर फैमिली पोएसी। इंडिया सबसे ज्यादा पैदा करने वाला स्टेट इंडिया में पूछे तो महाराष्ट्र। C4 प्लांट। सीड रेट की बात सबसे इंपॉर्टेंट, सीड रेट होता है 24 किलो तक, 20 से 24 किलो एक खेत में डाला जा सकता है सर। सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेज क्रॉप में यूज होता है। इसकी कुछ वैरायटियां HC 136, HC 171, HC 513। इसमें एक ड्यूरोन नाम का HCN नाम का केमिकल मिलता है कुछ प्रायर शुरुआती डेज में, इसलिए इसको 45 दिन तक काटना नहीं चाहिए सोइंग से। और ये अनाज क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, फॉरेज और फोडर में भी यूज होती है, खरीफ की फसल है ये याद। सोरगम तैयार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ भाई, अब बाजरा पे पढ़ने वाले हैं। बाजरा, पर्ल माइल्स जिसको कहते हैं बाजरा, इसके बारे में फुल डिटेल देखिए तो जरा। बाजरा के बारे में, पर्ल माइट्स बाजरा। बाजरा को के बारे में कॉमन नेम बोले तो बाजरा कहते हैं, इंडियन माइट्स या कैटल माइट्स भी बोला जाता है। साइंटिफिक नेम बात करें तो पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम बोला जाता है सर साइंटिफिक नेम। फैमिली पोएसी है। रीडिंग स्टेट इंडिया सबसे ज्यादा है, इंडिया में भी राजस्थान। C4 प्लांट। मेजर क्रॉप ग्रेन क्रॉप है सर, ग्रेन क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेजर कोर्स, कोर्स मतलब मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा माना जाता है इसको। इट इज द मोस्ट ड्वार्फ एंड हीट टॉलरेंस क्रॉप। ड्वार्फ, ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा और गर्मी को बहुत ज्यादा सहन करने वाली फसल माना जाए तो बाजरा। इसीलिए रेगिस्तान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा होने वाली फसल। ठीक है। इट इज द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, जितना पानी लगाओगे सारे को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखता है, लॉस नहीं होने देता। हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी। इट इज द मोनेशियस क्रॉप। मोनेशियस का मतलब होता है एक में मेल फीमेल दोनों एक के अंदर ही हो। और सीड इसका बहुत ज्यादा छोटा, जो सीड है बीज है वो बहुत छोटा है, इसलिए इसका सीड रेट बहुत कम है। 1.2 से 2 kg पूरे एकड़ में ही काम चल जाएगा सर। उनका बहुत ज्यादा था, 24 किलो तक था थोड़ी देर पहले देखा सोरगम तो। ये तो बहुत ही कम है सर, 2 kg ज्यादा से ज्यादा, हाँ काम चल जाएगा, उसी में पूरे खेत में बाजरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वैरायटी हाइब्रिड, हाइब्रिड HHB। देखो, हरियाणा हाइब्रिड है इसका। HH का मतलब यहाँ क्या है, हरियाणा हाइब्रिड बाजरा। हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, पर हमें फुल फॉर्म याद करनी नहीं, मैंने पहले बोल दिया था। HHB 67, HHB 67 इम्प्रूव्ड, HHB 197, HHB 94, HHB 117, ये याद रखेंगे। सीरियल क्रॉप्स है, ये भी अनाज है सर और खरीफ की फसल है। एक वर्ड यूज होता है जर्किंग, मैं ना ये शब्द बता रहा हूँ हर एक फसल के लिए। सिल्किंग और डिटेसलिंग किसके लिए हुआ था बताओ, मैच के लिए। पारबर्लिंग और पडलिंग किसके लिए यूज होता है, राइस के लिए। जर्किंग वर्ड यूज होगा पर्ल के लिए, मैच के लिए, पर्ल, बाजरा। तो जर्किंग क्या होता है सर, जर्किंग होता है अर्ली स्टेज में कोई ऊपर है ना बड आ जाती है, अर्ली बड है, यहाँ बट नहीं लिखना था, बड। ठीक है। रिमूवल ऑफ द फर्स्ट अर्ली बड सो दैट द कंप्लीट क्रॉप हार्वेस्ट एट द सेम टाइम। शुरुआत में ही बड आने लगी किसी में, वो सबसे पहले कट जाएगी वो फसल। वो पार्ट जिसमें एक एक दो बीच बीच में जिसमें बड पहले आ रही है तो उसको कट करके फेंक देंगे, क्यों? क्योंकि हार्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, वो पहले पक के खराब हो जाएगी, उसके बाद फिर और में आएगी तो वो औरों का न्यूट्रिएंट और एब्जॉर्ब करेगी बेवजह का, तो एक उसको कट करके फेंक दो शुरुआत में जो आ रही है, फिर एक साथ ही सारी फसल हार्वेस्ट की जाए, इसलिए जर्किंग वर्ड बाजरा में यूज किया जाता है। दोबारा, बाजरा साइंटिफिक नेम बोलो भाई। पेनिसेटम ग्लूकम सर, गैलुकम, हाँ बिल्कुल, पेनिसेटम गैलुकम। पोएसी फैमिली, इंडिया में सबसे ज्यादा, राजस्थान लीडिंग स्टेट। C4 प्लांट, मोटे अनाजों में सबसे मेजर प्लांट, सूखा और गर्मी को सहन करने वाला सबसे ज्यादा, वाटर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी। मोनेशियस प्लांट, 1.5 से 2 किलो पूरे एकड़ में ही। सीड रेट सबका याद करके जाना, एग्जाम में आएगा। वैरायटी कुछ, HHB 67, HHB 67 इम्प्रूव्ड, HHB 197, HHB 94, HHB 117। सिरल है, खरीफ की फसल है, और जर्किंग वर्ड बाजरा के लिए यूज होता है, याद रखेंगे। इस तरह से बाजरा सीरियल्स भी हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
याद हो रहा है भाई? चार ही सीरियल्स हमने खरीफ में पढ़ने थे, चार ही पढ़ लिए। बताओ क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सर राइस पढ़ा, फिर मैज पढ़ा, सोरगम पढ़ा और अब बाजरा। सबके साइंटिफिक नेम, सबकी फैमिली, सबकी इन चारों की तो फैमिली सर पोएसी थी। हाँ, चारों की फैमिली पोएसी याद। आगे बढ़े। सीड रेट सबके याद, साइंटिफिक नेम सबके याद, फैमिली सबकी याद, तीन चीजें तो याद और वैरायटी, ये याद रखना ही रखना। जाना याद करके आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। पल्सेस, दालों पे बात कर लेता हूँ। दालें बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं पल्सेस के। तो देखो भाई, पल्सेस पे पूरा चर्चाएं कर लेते हैं। सर पल्सेस में कौन कौन सी, सारी जितनी भी खरीफ में आएंगी सारी की चर्चाएं करेंगे। पल्सेस सर दालें होती हैं, इनको देखो मैं सब पहले तो बता दूं तुम्हें, चार दालें या तीन दालें या पांच दालें जो भी पढ़े सबकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। लेग्यूमिनेसी एक से बड़ी फैमिली है फैबेसी। फैबेसी की सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी। अगर कहीं फैबेसी लिखा मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं लेग्यूमिनेसी दिखाई दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, पेप्लियोनोडेसी दिखाई दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। तीनों शब्दों का मतलब एक ही, लेग्यूमिनेसी, फैबेसी और पेप्लियोनोडेसी, तीनों का मतलब एक ही है। लेग्यूमिनेसी तो सब फैमिली है, फैबेसी फैमिली बड़ी फैमिली की तो उसके अंदर ही आती है। फैबेसी लिख दे तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहली बात बता दें। अब दानों को स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी दालें पल्सेज हैं वो लेग्यूमिनेस फैमिली में आती है सर। हाँ, इनकी फर्टिलिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं ये। क्यों? क्योंकि ये सोइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाती है। सर ऐसा क्या कर देते हैं कि सोइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देती है? हाँ, इनकी जड़ों में गांठें होती है जिनको नोड्यूल कहते हैं। सर वो गांठें कहाँ से आ गई? वो गांठें बढ़ाने के लिए एक जिम्मेवार है बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि दानों की जड़ों में मिलता है और में मिलता नहीं, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा, वो उसके बिना जिंदा नहीं, वो उसके बिना नहीं। सिम्बायोटिक एक दूसरे की हेल्प करते हैं दोनों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक दूसरे पे निर्भर रहना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली, पल्सेस में मिलेगा और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाकर। अगर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें उनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। हाँ, एक एग्जांपल है फ्रैंकिया एलनेस प्लांट और कैजियोराइना में फ्रैंकिया नाम का एक बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। पर हमें अभी फिलहाल लेग्यूमिनस दालों की बातें चल रही है तो उसमें राइजोबियम। तो देखिए जो जो मैंने पढ़ाया वो बोल देता हूँ। ऑल pulses belonging to leguminaceae family, ठीक है सर। ऑल द pulses आर रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड लेग्यूमिनेस नेचर। इन रूट लेग्यूम क्रॉप में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, इस वजह से उसमें फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। याद, राइजोबियम पक्का आएगा इस साल, देख लियो। एक क्वेश्चन राइजोबियम तो टिक करके आना ही आना है, आएगा श्योर। अरहर की बात करते हैं, पीजीओपी की। पीजीओपी है, अरहर है, इसका कॉमन नेम अरहर रेड ग्राम। बायोलॉजिकल प्लो भी कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल प्लो कहते हैं सर। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकल प्लो कहते हैं क्योंकि इसकी जो रूट होती है बहुत ही गहरी जाती है, 150 सेंटीमीटर से भी डीप चली जाती है और उन लेयर को चीरती हुई चली जाती है हार्ड पेन को। इसलिए इसको प्लो, हल्क काम भी क्या होता है, लेयर्स को उखाड़ना पड़ना, ब्रेक करना हार्ड पेन को, और इसका काम भी क्या है, हार्ड पेन को ब्रेक कर रही है सोइल के अंदर, तो इसको बायोलॉजिकल प्लो कह दिया जाता है। हल, नेचुरल हल बोल दिया जाता है। ठीक है सर, आया समझ में। साइंटिफिक नेम इसका है केजिनस सेजान, सेजिनस ना सजान, सेजिनस सजान। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी। सीड रेट इसका 6 से 7 केजी पर एकड़ में पूरा उगा दिया जाएगा। सीड रेट है जो पीजीओपी है, अरहर है, 6 से 7 किलो में ही पूरे खेत में उगाई जा सकती है। डीप रूटेड होती है, 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रूट होती है, तो हार्ड पेन को ब्रेक कर देती है, इसलिए इसको प्लो की तरह काम करते हैं, बायोलॉजिकल प्लो भी कहते हैं। वेराइटी इसकी याद करेंगे, यूपीएस 120, पार्स और मंक। मंक, ठीक है, मंक, पार्स और यूपीएस 120, ये तीन वैरायटी याद। डीप रूटेड 150 सेंटीमीटर से भी नीचे, तो नेचुरल प्लो भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आया, नेचुरल प्लो किस फसल को बोला जाता है, तो अरहर, पीजीओपी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, सेजानस सेजान। ठीक है, सेजेनस सेजान। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, सारी दालों की फैमिली लेग्यूमिनेसी फैबेसी, ये तो मैंने हटा ही दिया। सीरियल्स जितने भी थे उनकी फैमिली पोएसी थी सर, वो भी हटा दो। सीरियल्स पीछे चार पढ़ी, चारों पोएसी, अब जितने पढ़ेंगे सबकी लेग्यूमिनेसी या फैबेसी या पोपिलियोनेसी एक ही बात है। हाँ, जितनी भी पल्जीज पढ़ोगे सबकी फैमिली एक ही। फैमिली याद करना आसान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान रखो। उसकी पोएसी थी सबकी चारों की, इनकी चारों की क्या मिलेगी, लेग्यूमिनेसी। याद, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एक याद हो गया पीजीओपी, अरहर। नेक्स्ट, ग्रीन ग्राम पे बात करते हैं, ब्लैक ग्राम और मोठ, तीनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा,
ग्रीन ग्राम, मूंग को कहा जाता है हरी दाल, कॉमन नेम मूंग है। साइंटिफिक नेम की बात करें या बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा याद रखेंगे, विग्ना रेडिएटा। लेग्यूमिनेसी फैमिली, देखो फैमिली यहाँ भी लेग्यूमिनेसी, यहाँ भी फैमिली लेग्यूमिनेसी, यहाँ भी फैमिली लेग्यूमिनेसी, और पीछे भी अभी हमने पीजीओपी पढ़ाया है अरहर, उसके भी लेग्यूमिनेसी, मैंने ये तो बोल ही दिया। दालों की फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, और सारे सीरियल्स की फैमिली पोएसी, याद ज्यादातर। तो विग्ना रेडिएटा साइंटिफिक नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है सर, और सीड रेट इसका भी लगभग उतना ही है, 7 से 8 kg पर एकड़। वेराइटी इसकी प्लांट मूंग वन, सत्या, मुस्कान और बसंती। बसंती, मुस्कान, सत्या और प्लांट मूंग वन, इसकी 4 वैरायटी याद रखेंगे। 7 से 8 kg इसका एकड़, पर एकड़ में 7 से 8 kg ही सीड रेट है। सीड रेट का मतलब होता है कितने बीज की जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ के लिए हमें पूरे में उगाने के लिए। तो सीड रेट इसका 7 से 8 kg है। विग्ना रेडिएटा इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है। लेग्यूमिनेसीज की फैमिली है, कॉमनली इसको मूंग कहते हैं। इसकी 4 वैरायटीज भी याद कर ली। सीड रेट इसका 7 से 8 kg पर एकड़ है। 4 वैरायटी सत्या, मुस्कान, बसंती, प्लांट मूंग वन। ठीक है, अब ब्लैक मूंग की तरफ चलते हैं। ब्लैक मूंग, उड़द जिसको कहते हैं, काली मूंग, काली दाल जिसको कहते हैं, कॉमन नेम उड़द, बीन या उड़द। साइंटिफिक नेम बात करें तो विग्ना मुंगो, उसका विग्ना रेडिएटा था, इसका नाम विग्ना मुंगो है। ठीक है, फैमिली तो बोलने की जरूरत ही नहीं, लेग्यूमिनेसी। सीड रेट भी इनका बिल्कुल सेम, लगभग 7 से 8 kg पर एकड़, बिल्कुल सेम ही चल रहा है सीड रेट। और वेराइटी UH1 और T9 याद रख लेंगे, दो, T9 एंड UH1, इसकी 2 वैरायटीज याद रखेंगे। और सीड रेट दोनों का ही सेम था, ग्रीन मूंग हो चाहे ब्लैक हो, दोनों का ही कितना था, 7 से 8 kg पर एकड़। लेग्यूमिनेसी फैमिली, वो विग्ना रेडिएटा, ये विग्ना मुंगो। ठीक है सर, मोट की बात करते हैं। मोट, कॉमन नेम मोट है, साइंटिफिक नेम विग्ना एकोनिटीफोलिया, एकोनिटीफोलिया, विग्ना एकोटिफोलिया। ठीक है, याद रख लेंगे, कोई साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम। और फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, मैंने बोला था, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रीडिंग कंट्री जो सबसे ज्यादा हो रही है इंडिया में, और इंडिया में भी राजस्थान में बाजरा की तरह ही है। सीड रेट इसका 10 kg पर एकड़, उनसे थोड़ा सा ज्यादा मोट है, वो थोड़ा सा ज्यादा सीड रेट है। और इसकी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे, RMO 40, RMO 225, RMO 435, RMO 275, CZM 79, IPCMO 912, ये याद रख लेंगे वैरायटीज, बार बार इनको पढ़ोगे तो याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रीन ग्राम, ब्लैक और मोठ, और जो अरहर अभी पड़ी पीजीओपी, ये सारी दालें भी याद, पल्सीज का भी खेल फिनिश सर। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट। यहाँ तक याद भी सभी को, सीड रेट, साइंटिफिक नेम और फैमिली तो पक्का याद होना चाहिए, और लीडिंग स्टेट और लीडिंग कंट्री याद रहे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड का मतलब जिनसे तेल निकाला जाए वो फसलें, उनके बारे में फुल डिटेल देख लेते हैं, ऑयल सीड वाली फसलें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑयल सीड। तो इसमें क्या क्या है ऑयल सीड वाली में, कॉमन नेम ग्राउंड नट की बात कर रहे थे। सल्फर इज यूज्ड इन द ऑयल क्रॉप, एनहांस द क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑयल जो सल्फर होता है ना, ऑयल सीडेड जितने प्लांट है उनमें सल्फर होता है, वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कॉमन नेम इसका ग्राउंड नट का। पीनट भी बोलते हैं और मूंगफली भी बोला जाता है, मूंगफली बोलते हैं ग्राउंड नट को, भाई पीनट भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया, रेक्किस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी भी लेग्यूमिनेसी, ये भी दालों में ही काउंट होती है। लीडिंग, जबकि ये ऑयल सीड है, फैमिली लेग्यूमिनेसी है, ये याद रखें, ऑयल सीड में भी आती है और फैमिली लेग्यूमिनेसी है इसकी भी, पल्सीज की तरह ही। ठीक है, पल्सीज में भी काउंट किया जाता है इसको। लीडिंग कंट्री चाइना है पहले नंबर पे। और लीडिंग स्टेट अगर इंडिया में बात करें तो गुजरात है। सीड रेट इसका बहुत ज्यादा, बड़े सीड होते हैं तो ज्यादा उगाना पड़ेगा, 32 से 34 kg, 32 to 34 kg पर एकड़, याद रखेंगे। इट इज रेजिस्टेंट टू सॉयल, सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन नहीं होने देती, इसके अंदर नीचे पूरा गुच्छा बन जाता है, एक जाल बन जाता है जो मिट्टी को जकड़ने में एंकरेज करता है बहुत तेज। तो सॉइल के इरोजन से रेजिस्टेंस क्रॉप माना जाता है इसको, सॉइल इरोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, ए लेग्यूम, लेग्यूम है, एक दाल का ही प्रकार है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली में तो फिक्स नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नीचे गांठें नोड्यूल बनेंगे सर। हाँ, और ऑयल सीड है तो देखो भाई, ये याद रखने ऑयल सीड में ऑयल का कंटेंट कितना है,
और प्रोटीन कितना है, ये दोनों पूछे जाते हैं ऑयल सीड के लिए। और वैसे मैं इनके चार्ट अलग से भी तैयार करके तुम्हें दे दूंगा, लास्ट 10 तारीख को मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। 45% और 26%, ये याद रखेंगे। ऑयल कंटेंट है मूंगफली में 45 होता है और प्रोटीन का कंटेंट 26 होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी फैमिली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सॉइल रेजिस्टेंस, सॉइल इरोजन से रेजिस्टेंस है। सीड रेट याद रखेंगे 32 से 34 किलो पर केजी। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है हमारे इंडिया में। और वैसे देशों में बात करें तो चाइना सबसे लीडिंग कंट्री है, ठीक है सर। इसमें ऑयल का कंटेंट 45 और प्रोटीन का 26। बेस्ट सॉइल इसके लिए सैंडी या सैंडी लोमी बोली जाती है सर, रेतीली सी मिट्टी होनी चाहिए। क्रिटिकल स्टेज इसकी फ्लावरिंग होती है और पैगिंग होती है। पैगिंग सर, ये पैगिंग शब्द तो पहली बार सुना है। हाँ, यही तो मैं बताने जा रहा हूँ। पैगिंग, सेलिंग और पॉपिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडनट में यूज होते हैं। ये क्या होता है सर, पैगिंग बता दो पहले तो, पैगिंग को ही क्लियर कर दो। पैगिंग का मतलब क्या होता है पता है? जो फ्लावर होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उस फ्लावर में से एक कांटा नुमा थोड़ा निकलता है और वो जाके मिट्टी में पेनिट्रेट करता है। मिट्टी में पेनिट्रेट करके बाद में उसके पोड लगते हैं, फलियां जो नीचे जाके मिट्टी में बनाता है। उस वो जो कांटा बनता है ना, उसी को पैग कहते हैं। और उस पैग के बनने के प्रोसेस को और मिट्टी में चुभने के प्रोसेस को पैगिंग कहते हैं। अरे याद, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड से एक कांटा सा निकला, उस कांटे को पैक का, वो पैक जाके मिट्टी में चुभ गया और नीचे मूंगफलियां लगने लगी उस मिट्टी के अंदर। इसको पैगिंग कहा जाता है। और कभी कभी मूंगफली खोली मैंने, खाली धोखा देगी, खाली निकली तो उसको पॉपिंग बोला जाता है। एम्प्टी पॉड निकल जाए, खाली मूंगफली निकल जाए तो उसको पॉड एम्प्टी हो तो पॉपिंग। और पैक बनने के प्रोसेस, जो कांटा सा बन के नीचे चुभने के प्रोसेस को पैगिंग कहते हैं। और एक सर ये सेलिंग बोल रखा आपने, सेलिंग का मतलब क्या आता है? ग्राउंड नट का आउटर आउटर कवर होता है, उसको हटाने को, ऊपर का जो छिलका सा नहीं होता बिल्कुल पतला, मूंगफली निकालो उसके अंदर बिल्कुल पतला सा छिलका, उसको हटाने के प्रोसेस को सेलिंग बोला जाता है। अरे समझ आया? रिमूवल ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट सीड के ऊपर का जो छिलका बिल्कुल पतला सा होता है कि खोलने के बाद भी, उसको हटाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेलिंग। बिल्कुल बढ़िया, तैयार। साइंटिफिक नेम याद, हेरेकिस हाइपोजिया। याद सर। लेग्यूमिनेसी फैमिली, चाइना सबसे आगे, गुजरात में इंडिया में सबसे ज्यादा। सीड रेट 32 से 34 केजी पर एकड़ सर। सॉइल इरोजन से रेजिस्टेंस, फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बैक्टीरिया राइजोबियम आएगा, सैंडी मिट्टी इसको पसंद है। फ्लावरिंग और पैगिंग इसकी क्रिटिकल स्टेज है। पैगिंग का मतलब वो कांटा बन के चुभना होता है, पॉपिंग खाली निकल जाना, सेलिंग उसका छिलका उतारना। और वैरायटी याद रखेंगे MH4, MH2। और एमएच की फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी याद करना चाहे तो मूंगफली हरियाणा 4, मूंगफली हरियाणा 2। मत याद रखो। एक और टर्म यूज होती है सर इसमें, 3 टर्म, एक सेलिंग, पैगिंग, पॉपिंग और अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है सर? देखो, मूंगफली है, नीचे मिट्टी हट गई थोड़ी बहुत, तो मिट्टी को उसको वापस से मिट्टी चढ़ाने को, उसको कवर करने को। जैसे एक पोटैटो में, शुगर केन में और ग्राउंड नट में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग 3 में होती है, अर्थिंग अप। देखो, एक तो पोटैटो में, तो ये पोटैटो कवर होने चाहिए मिट्टी में पूरी तरह, नहीं तो ग्रीन हो जाएंगे पोटैटो। शुगर केन, शुगर केन सर, ठीक है। और अभी अभी पढ़ रहे हो क्या? ग्राउंड नट। इन तीनों में क्या होती है? अर्थिंग होती है, मिट्टी चढ़ानी पड़ती है सर उनको। जो सीड बाहर ना निकल जाए उनको कवर करना होता है, मिट्टी से वापस कवर करने के प्रोसेस को अर्थिंग अप कहते हैं। याद भाई। मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया, लेग्यूमिनेसी फैमिली, चाइना सबसे बड़ी लीडिंग कंट्री है, गुजरात स्टेट है। 32 से 34 के जो इसका सीड रेट याद हो गया सर मेरे को, 32 से 34 बार बार बोल दिया है मैंने। सोइल इरोजन से रेजिस्टेंस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, 45% ऑयल कंटेंट है और 26% प्रोटीन कंटेंट है। अर्थिंग अप, पैगिंग, पॉपिंग और सेलिंग जैसे शब्द इसमें यूज होते हैं। बेस्ट सोइल सैंडी या लोमी सैंडी बोली जाती है। वैरायटी MH4, MH2 बोली जाती है इसकी बेस्ट से, याद। और ऑयल सीड जितने होते हैं उनमें सल्फर का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती है। याद भाई, तैयार। आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया। तो मूंगफली भी याद कर ली सभी ने, और इसके लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वो सब याद। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं तिल, सीसेमम। सीसेमम तिल को पढ़ने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट। तो देखिए, सीसेमम तिल और सोयाबीन। सोयाबीन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट। राइजोबियम तो मैंने बोल ही दिया, आएगा ही आएगा। तो सीसेमम तिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉमनली इसको तिल कहा जाता है, साइंटिफिक नेम सीसेमम इंडिका इंडिकम है। सीसेमम इंडिकम। फैमिली पेप्टिल पेप्टिलेसी पेप्टिलिएसी बोलेंगे, ठीक है। और लीडिंग कंट्री की बात करें तो म्यांमार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
तिल तिल सबसे ज्यादा ये बहुत अच्छा होता है, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल होता है। और ये सबसे ज्यादा म्यांमार में पैदा कर रहे हैं लोग। और हमारे अगर बात करें तो यूपी में अच्छा खासा लीडिंग स्टेट है, यूपी में भी बहुत ज्यादा तिल बोया जा रहा है। सीड रेट की बात करें तो 2 kg पर एकड़, पूरे खेत में 2 kg में ही काम चल जाता है सर, याद। वे भी मूंगफली के लिए 34 kg था, 32 से 34 kg, और ये 2 kg में ही काम चल रहा है, याद हो गया। ऑयल कंटेंट वहां पे 45 था, लगभग उतना ही है, 46 से 52। और प्रोटीन कंटेंट वहां 25 या 20 था, तो यहाँ 20, वही लगभग 20 to 26 प्रोटीन कंटेंट, और ऑयल कंटेंट लगभग अप्रोक्स सेम। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, वायरस का कोई इफेक्ट नहीं, बैक्टीरिया का, फंगस का, एंटीऑक्सीडेंट, खराब नहीं होता जल्दी। डिजीज इसकी वजह से, फाइलोडी नाम की एक डिजीज होती है इंपॉर्टेंट, फाइलोडी, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पे पूरी चर्चाएं। ऑर्गेनिज्म जिससे फैलती है, माइक्रोराइजा से फैलती है। फैलाने वाला वेक्टर जो स्थानांतरित करता है एक से जगह दूसरी जगह, अरातेला लीफ होपर जिसको बोला जाता है, वो इसको ट्रांसफर करने का, फैलाने का वेक्टर बनता है। जबकि जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा बॉडी में जाता है, वो फैलाता है। फाइलोडी नाम की डिजीज है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? फ्लावर पार्ट फुल्ली एंड पार्शली ट्रांसफर्ड इनटू लीफी स्ट्रक्चर, जो फ्लावर स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से मुड़ मुड़ कर क्या बन जाता है? लीफी गुच्छा बन जाता है। और वैरायटी इसकी याद करेंगे, गुजरात तिल वन, हरियाणा तिल वन, और पंजाब तिल वन। हाँ याद, हरियाणा तिल वन, पंजाब तिल वन, और गुजरात तिल वन, इसकी 3 वैरायटी, नाम में ही तिल है, याद हो गया, तिल तिल। सीजेमम, याद सर, तिल इसका कॉमन नेम है, उसी के नाम पे इसकी वैरायटी, हरियाणा पंजाब और गुजरात तिलवन, मैं याद रख लूंगा। ठीक है, सीजम इंडिकम इसका नाम होता है सब, सीसेमम इंडिकम। पेप्टिलियेसी फैमिली है, म्यांमार में सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में यूपी में सबसे ज्यादा, 2 kg पर एकड़, ये इंपॉर्टेंट। सीड रेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबके सीड रेट याद करके जाएंगे, आएगा क्वेश्चन। ऑयल कंटेंट 46 से 52%, और प्रोटीन 20 to 26 सर। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट। फाइलोडी डिजीज के बारे में बताया आपने, ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, और वेक्टर फैलाने वाला लीफ होपर, हरा तेला जिसको बोलते हैं, और पत्ते मुड़ के गुच्छा बन जाता है। वैरायटी याद कराई दी, तिल वन वन लगा दो समय, हरियाणा पंजाब और गुजरात में तिल वन, याद सर पूरा। सीसेमम तिल पूरी तरह से याद हो गया सर, और इसका सीड रेट भी याद रखूंगा, 2 से 3 किलो है, अब सिर्फ ही 2 किलो में ही काम चल जाएगा पर एकड़ पूरे खेत में, बहुत बढ़िया। सोयाबीन, सोयाबीन सबसे रिचेस्ट प्रोटीन का सोर्स माना जाता है सोयाबीन को। सोयाबीन एक दाल का ही टाइप है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। यूएसए में सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका सीड रेट ज्यादा होता है, 30, सीड बड़ा होने की वजह से 30 kg पर एकड़। लगभग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया, मूंगफली 32 से 34 था, उसके आसपास ही चला गया, 30 kg पर एकड़। लीडिंग स्टेट एमपी, लीडिंग कंट्री यूएसए, लेग्यूमिनेसी फैमिली, साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। इसको कॉमनली वंडर क्रॉप भी कहा जाता है, वेजिटेबल मीट, पुअर मैन प्रोटीन फूड। देखो सब्जियों का में मीट की तरह लगता है ये, इसका टेस्ट होता होगा मीट जैसा। तो ये वेजिटेबल मीट, वंडर क्रॉप, पुअर मैन प्रोटीन फूड बोला जाता है इसका, पुअर मैन का, गरीब की प्रोटीन यही है भाई। ठीक है, सस्ता पड़ता है ना, चीपेस्ट है, रिचेस्ट है, इजिएस्ट है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम, यूएसए में सबसे ज्यादा, एमपी में, इंडिया में। और सीड रेट याद रखेंगे जरूर से जरूर, कितना? 30 kg पर एकड़। बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, चीपेस्ट, सस्ता है, रिचेस्ट है, और इजिएस्ट है। ऑयल सीड है, फर्स्ट रैंक पे है प्रोटीन कंटेंट में, ये प्रोटीन इसमें 40% मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का रिचेस्ट बोला जाता है। ऑयल इसमें कम है, 20%। और इसकी 3 वैरायटी याद करेंगे, पीके 416, पीके 472, और पीके 564। सभी पीके हैं यहाँ पीके हैं, इसी गोले के हो गया भैया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। याद हो रहा है भाई सभी को? याद रखेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। अरंडी, अरंडी जिसको इंग्लिश में कैस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कॉमनली जवार, किंग तक से, सीरियल्स ग्रेन्स और कैमल क्रॉप, जो बड़ी बड़ी क्रॉप होती है उनको कैमल क्रॉप या किंग ऑफ द सीरियल्स, मोटे अनाजों का किंग बोल दिया जाता है। जवार भी इसको लोकली लोग बोलते हैं, पर ये कॉमन लोकल नेम कोई नहीं पूछता, साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। रेसिनस क्यूमिनिस, रेसिनस क्यूमिनिस। ठीक है, यू फोर बी एस सी फैमिली, फैमिली का नाम यू फोर बी एस सी। रीडिंग कंट्री ब्राजील, इंपॉर्टेंट, ब्राजील में सबसे ज्यादा, ब्राजील पहले नंबर पे अरंडी के खेती में। और कॉफी में भी, कॉफी की बात करें तो भी ब्राजील फर्स्ट रैंक था, याद हो तो तुम्हें मैंने पढ़ाया है, ब्राजील फर्स्ट, कॉफी में भी फर्स्ट आया था। और इंडिया तो 7th नंबर पे था इसमें।
ठीक है, इसमें फिलहाल अरंडी में सेकंड नंबर पे इंडिया, जबकि कॉफी में कितना नंबर था इंडिया का? 7th रैंक था इंडिया का कॉफी के अंदर सर, 7th रैंक इंडिया। जबकि ब्राजील कितने पे? फर्स्ट पे। यहाँ अरंडी में भी ब्राजील फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। लीडिंग स्टेट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ? आंध्र प्रदेश, एपी सर। सीड रेट इसका 12 से 15 केजी पर एकड़ काम चल जाएगा। हाइब्रिड अगर सीड हो तो 5 केजी पर एकड़ में ही ओनली में काम चल जाएगा तुम्हारा। 5 एकड़, ओनली 5 एकड़ में ही काम चला लोगे, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। हाइब्रिड की जो उगने की एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी है इसलिए। और जो लोकल एरिया का सीड उगाओगे तो वो 12 से 15 केजी पर एकड़ यूज करना, क्योंकि बहुत सारे सीड खराब भी हो जाते हैं। वैरायटी अरुणा फर्स्ट हाइब्रिड, हाँ ये याद रखेंगे। पहला हाइब्रिड जो बनाया गया था अरुणा नाम का था, गच 14 आंध्र प्रदेश में, सौ- सौभाग्य RCH1 राजस्थान में, HC1 और 16 ये सारे इसकी क्या है? वैरायटीज हैं। निपिंग वर्ड, निपिंग होता है ऊपर के पार्ट को तोड़ के फेंकना। जैसे कोई प्लांट है सर, और ऐसे ऐसे बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा है, तो उसकी जो ऊपर का पार्ट है उसको कट करके फेंक दो। क्यों? क्योंकि फिर उसमें साइड ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेटरल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो वो ऊपर ही बढ़ता रहेगा और उसकी साइड ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी प्लांट की। इसलिए इसमें क्या की जाती है? निपिंग वर्ड यूज किया जाता है। एक तो चने में ऊपर से कट करने के लिए भी, चने में भी निपिंग वर्ड यूज होता है, और केस्टर में भी, चना ग्राम में भी निपिंग कर दी जाती है, ताकि वो लेटरल ग्रोथ करे, साइड में एपिकल ग्रोथ ना करता रहे, वर्टिकल ग्रोथ ना करे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वर्टिकल ग्रोथ भी हो। ये निपिंग वर्ड कैस्टर में और चने में दोनों में होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, कैस्टर में, अरंडी में और चने में इसका यूज होता है। याद, फिर से याद। हाँ सर, रेसिनस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है। यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। लीडिंग कंट्री ब्राजील है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया में अगर स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। 12 से 15 केजी पर एकड़ उगाया जाता है। अगर हाइब्रिड बीज आपको ले रखा है तो 5 केजी में ही काम चल जाएगा पर एकड़। और अरुणा, गच 14, सौभाग्य RCH1 राजस्थान में, HC1 और 16 ये सब वेराइटीज जो इसकी याद रखनी है। और निपिंग वर्ड यूज किया जाता है अरंडी के अंदर और चने के अंदर ग्राम में। ठीक है सर, इस तरह से हमने ऑयल सीड की भी चारों की चारों क्रॉप्स कंप्लीट की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है भाई सभी को? बहुत बढ़िया। फाइबर क्रॉप की बात करते हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप तो पढ़ाऊंगा। कॉटन और जूट सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों, कॉटन और जूट। चलिए पढ़ते हैं फाइबर क्रॉप्स को, स्टार्ट कर दें। तो देखिए जरा, रुक जाए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। कॉटन, फाइबर क्रॉप, कपास, जिसके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी बोली जाती है। हमने सोयल पढ़ लिया, रेगुर सोयल, काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी सर, तो महाराष्ट्र ही लीडिंग स्टेट बनेगा यहाँ। और चाइना तो है ही लीडिंग कंट्री, कॉटन की सबसे ज्यादा कॉटन फाइबर चाइना में होता है। सिल्क भी चाइना में, सिल्क का भी फाइबर सबसे ज्यादा चाइना में, और कॉटन फाइबर भी सबसे ज्यादा चाइना में। याद, कॉमन नेम कपास या व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना। साइंटिफिक नेम गोसिपम स्पीसीज। ठीक है सर। फैमिली मालवेसी। मैंने ट्रिक भी सुनाई थी। बिंदी नाम की एक गाय है जिसको जिसको माला पहनाती है, कोको नाम की। याद आया? ठीक है, वो कहानियां याद कर लेना तुम जाके, फैमिली सारी मैंने पढ़ा रखी हैं, वहां पे उनकी ट्रिक्स हैं, देख लेना, लेक्चर पीछे मिल जाएंगे। लीडिंग कंट्री चाइना है सर। मालवेसी फैमिली गोसिपम स्पीसीज है। कपास या व्हाइट गोल्ड इसको बोला जाता है। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है, क्योंकि काली मिट्टी होती है महाराष्ट्र में सर, रेगुर को ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन के लिए। और ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात में ही, दो में ही है, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा कपास होगी। सिंपल बात। सीड रेट इसका याद रखना बहुत जरूरी है भाई, ये आया हुआ एग्जाम में। 6 से 8 केजी पर एकड़ अमेरिकन होगा, 5 केजी पर एकड़ देसी होगा। पर आज के टाइम सभी के पास बीटी है, बैसिलस thuringiensis। बीटी कॉटन होगा तो वो 1 केजी की भी पूरे की जरूरत नहीं है। 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम में भी काम चल जाता है रे। तो ये तो सारा 800 ग्राम पर एकड़ बीटी कॉटन है तुम्हारे पास, तो 800 ग्राम या 700 ग्राम में ही काम चल जाए, 0.8 केजी पर एकड़। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप माना जाता है इसको। कॉटन को कमर्शियल सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स है। फाइबर ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज का बना होता है। ठीक है सर। बेस्ट सॉइल, अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे। तो लीडिंग स्टेट भी क्या बन गया? महाराष्ट्र। और चाइना लीडिंग कंट्री। ऑल ओवर वर्ल्ड 20 वैरायटी है, पर 4 ही उनमें से कल्टीवेट की जाती है। देसी कॉटन के लिए जो दो शब्द यूज हो गए, गोसिपम आर्बोरियम, ट्री क्रॉप के, ट्री कॉटन होती है जो देसी सीधी गिडिंग वाली क्रॉप है, गोस्पियम आर्बोरियम, और गोसिपम
हर्बेशियम होती है वो लेवेंट कॉटन कॉटन होती है, लेवेंट कॉटन जिसको बोला जाता है। अमेरिकन कॉटन में भी गोसिपम हार्सियम होती है तो अपलोडेड कॉटन बोला जाता है, और गोसिपम बारबेडेंस होता है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेप्ड कॉटन मानी जाती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग बहुत बड़ी स्टेप वाली। ठीक है सर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। सीड कॉटन, सीड पिक्ड अप बाय हार्वेस्टिंग। देखो पिकिंग, पिकिंग वर्ड, पिकिंग मतलब होता है कपास का चुगना, उसको चुगते हैं हम, उसको निकालने को पिकिंग बोला जाता है, चुगना। ठीक है। सीड कॉटन, सीड पिकिंग वाइल हार्वेस्टिंग करी जाती है तो पिकिंग किया जाता है। सीड को देखो, सीड कॉटन और कॉटन सीड में अंतर है। हाँ सर, सीड कॉटन के अंदर जो कपास हार्वेस्ट करके लाए ना जिसको, वो तो सीड कॉटन है सर। कॉटन सीड का मतलब होता है सीड विथ सोन, जिस बीज को बिल्कुल, जिसके ऊपर रुआ नहीं है, बिल्कुल भी फज नहीं है। फज मतलब रुई का कोई भी हिस्सा ना हो, उसका फाइबर ना हो, उसको कॉटन सीड बोला जाता है और उसको उगाया जाता है। जबकि सीड कॉटन होता है उसके पास साथ तो रुई होती है, वो पूरा फज होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं। ठीक है सर। बीटी की फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, उससे बनाया गया। इसको, इसके जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है अमेरिकन कॉटन के अंदर, और अब ये रेजिस्टेंट हो गया बहुत सारी बीमारियों से। अरे समझ में आया? अमेरिकन बोलवॉर्म इंसेक्ट। अब बीटी कॉटन बोलवॉर्म के प्रति, इंसेक्ट के प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंट है। समझ में आया भाई? और बोलगार्ड के नाम से ये मिलता है वैरायटी। कॉटन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जो कि 185 दिन ले लेती है। एसिड डिलेंटिंग शब्द यूज होता है कॉटन के लिए, और एक पिकिंग वर्ड यूज होता है। पिकिंग तो बता ही दिया मैंने, उठाना। और गिनिंग वर्ड होता है कपास में से जो फज होते हैं उनको हटाने के प्रोसेस को, एक मशीनरी होती है उसके अंदर सारे लगभग हटा देता है, फिर भी कुछ बच जाए तो उसको एसिड डाल के उनको बिल्कुल साफ किया जाता है। बीज को एसिड डाल के, कौन सा एसिड, H2SO4, उन फज को बिल्कुल सीड कॉटन को बाहर निकाल लिया जाता है, उसको एसिड डिलेनिटिंग बोला जाता है। एसिड में डाल के उस फज को बिल्कुल हटा दे, बिल्कुल प्योर सीड सीड बचे, उसको एसिड डिलेंटिंग बोला जाता है। पिकिंग कपास चुगने को बोलते हैं। गिनिंग में वो मशीन जिसके अंदर थोड़े बहुत ना के बराबर उसके ऊपर चिपके रह जाए फाइबर, लगभग हटा दिया जाए, इसको गिनिंग बोला जाता है। और इसकी जो वैरायटी याद रखेंगे, अमेरिकन कॉटन H6 और H1098, एच डी 107 देसी कॉटन की, और HD 123 ये देसी कॉटन की याद रखेंगे, और अमेरिकन कॉटन की भी दो वैरायटी याद रखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक। कॉटन क्रॉप को, कॉटन क्रॉप को फिर से रिवाइज करवाता हूँ। कॉटन क्रॉप देखो, आपको पूरा कंप्लीट फिर से रिवीजन करवाता हूँ, देखना। कॉटन को कपास बोला जाता है, ठीक है सर। कॉमन नेम कपास या व्हाइट गोल्ड है। साइंटिफिक नेम गोसिपम स्पीसीज है। फैमिली मालवेसी है। लीडिंग कंट्री चाइना में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, क्योंकि काली मिट्टी में होता है तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा काली मिट्टी, और कपास के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है ब्लैक सॉइल, और वो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट हो गया। इसका सीड रेट है आज के टाइम ये है बीटी कॉटन वाला, 800 ग्राम या 700 ग्राम या 600 ग्राम कम से कम। परंतु पहले जो सीड रेट था अमेरिकन का, वो 6 से 8 kg पर एकड़ था, और 5 kg पर एकड़ देसी के लिए यूज करते थे, और आज के टाइम ये ग्राम में आ गया है, 700-800 ग्राम में। ठीक है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है। फाइबर ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज का बनता है, जो इस पे धागा है वो सेलुलोज है, प्योर। ठीक है। बेस्ट सॉइल, अभी भी बार बार बता रहा हूँ, ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल भी बोल देते हैं इसको। इसकी 20 अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट 4 ही कल्टीवेटेड की जाती है, जिनमें से 2 देसी कॉटन की है और 2 अमेरिकन कॉटन की। देसी कॉटन वाली है गोसिपम आर्बोरियम, ट्री कॉटन बोलते हैं। गोसिपम हर्बेशियम है, लेवेंट कॉटन बोला जाता है। देसी कॉटन की ये दोनों। अमेरिकन कॉटन की दो हैं, गोसिपम हार्शिटम अपलोडेड कॉटन बोला जाता है, और गोसिपम बारबेडेंस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेप्ड कॉटन बोला जाता है जिसको। ठीक है, ये कोई ज्यादा खास बात नहीं है। सीड कॉटन, सीड पिक्ड, सीड कॉटन के लिए पिकिंग वर्ड यूज किया जाए। पिकिंग मतलब कपास को चुगा जाता है, वहां से निकाला जाता है उनमें से। ठीक है, बोल में से। कॉटन सीड और सीड कॉटन में फर्क है भाई। सीड कॉटन का मतलब है जिसके ऊपर रूज रुआजा है, जो फज ऊपर लगा हुआ है पूरे पे, फाइबर चिपका, उसको तो सीड कॉटन बोलते हैं, जो हम पिकिंग करके निकालते हैं प्लांट में से। और कॉटन सीड होता है वो बिल्कुल साफ होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई फज नहीं होता, उसको सोइंग के लिए, उगाने के लिए मिट्टी में यूज किया जाता है। ठीक है सर। बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया, जिसका जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया अमेरिकन कॉटन के अंदर ही। अब वो रेजिस्टेंट हो चुकी है बोलवॉर्म के प्रति। जो बोलवॉर्म होते थे ना, जो सुंडी जिसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट होता है एक तरह का, वो बोल को खत्म कर देता है कॉटन के, उसके लिए वो रेजिस्टेंस बढ़ गई बीटी कॉटन। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम होता है जो कि बोलवॉर्म काज करने वाले इंसेक्ट को मारता है, और बोलवॉर्म को खत्म करता है। तो वो बीटी कॉटन जो बैसिलस thuringiensis था, वो प्लांट के अंदर ही उसका जीन डाल दिया, ताकि अब इस प्लांट में इस तरह की कोई डिजीज कभी आ ही ना सके, रेजिस्टेंट बना दिया उसको।
अमेरिकन बोलवॉर्म के प्रति, ठीक है। बीटी कॉटन की वैरायटी जो आज के टाइम मार्केट में मिलती है, बोलगार्ड के नाम से मिलती है, ठीक है जी। कॉटन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मानी जाती है। इसका जो खरीफ क्रॉप है 185 डेज के अंदर ये कंप्लीट होती है, 185 डेज के अंदर ये पूरा फसल तैयार होती है, ठीक है सर। अब देखो तीन टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कॉटन के लिए यूज होती है, तो एसिड डिलेंटिंग, एक है पिकिंग और एक है गिनिंग। सबसे पहले इनमें पिकिंग किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे अगर नंबर वाइज बात करूं तो पिकिंग, पिकिंग मतलब वो जो प्लांट है उसमें से उसको हार्वेस्ट करना, निकालना, पिकिंग बोला जाएगा फर्स्ट स्टेप। दूसरा गिनिंग, गिनिंग होता है एक मशीन होती है जिसके अंदर पूरी कॉटन को जो निकाल के लाए पिक करके उसको डाल दिया जाता है, वो उसको लोडिंग करेगी बार 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 बार, उसके फाइबर को अलग कर देगी और सीड को अलग कर देगी। पर उस सीड पे अभी भी थोड़ा बहुत फाइबर चिपका रहता है, ना के बराबर सा, बिल्कुल थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको बिनोला बोला जाता है, ठीक है। गिनिंग करके जो बिनोला तैयार हो गया, पिकिंग करके तो वो लाए घर पे पूरी कॉटन को विद सीड और जो फाइबर सब था। गिनी करने से फाइबर को थोड़ा सा अलग कर दिया गया, फिर भी ना के बराबर थोड़ा बहुत रह गया। अब उस ना के बराबर जो फाइबर अभी भी बिल्कुल बारीक चिपका हो, उसको हटाने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं, और एसिड डिलेंटिंग बोला जाता है। ये जो थर्ड मेथड है एसिड डिलेंटिंग, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाएगा उसके, और उसको धो दिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सीड बिल्कुल चमकने लगेंगे, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के सीड आ जाएंगे और फज फ्री होंगे, पूरे फज रिमूव कर दिए जाएंगे। इसको कहते हैं एसिड डिलेंटिंग। पिकिंग निकालना, गिनिंग फाइबर को हटाना पर कुछ फाइबर रह जाना, और एसिड ब्लेंटिंग एसिड का यूज करके बिल्कुल साफ सीड प्राप्त कर लेना। अमेरिकन कॉटन वैरायटी है HHS6 और H1098, ये दोनों तो है अमेरिकन कॉटन की वैरायटी। और देसी कॉटन की HD107 और HD123, ये दो वैरायटी देसी कॉटन की भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से तीन शब्द, एसिड डिलेंटिंग, पिकिंग और बिगिनिंग, तीनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉटन के लिए यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होती है? महाराष्ट्र में सर, मालवेसी फैमिली है, गोसिपम इसका साइंटिफिक नेम है। चाइना इसकी लीडिंग कंट्री है। और इसका जो बीटी कॉटन का रेट, सीड रेट याद रखें, 0.8 ग्राम किलोग्राम पर एकड़ है, जबकि वैसे 5 kg यूज करेंगे या 6 to 8 kg अमेरिकन का यूज करेंगे। याद हो गया भाई सभी को? सीड रेट ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बातें थी। बीटी की फुल फॉर्म बेसिलस thuringiensis, ठीक है। कॉटन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं जूट, जूट फाइबर के लिए पढ़ते हैं। तो अभी स्टार्ट हो रहा है जूट। जूट एक फाइबर क्रॉप है सर, सबसे पहले तो ये फाइबर क्रॉप है। जैसे कॉटन एक फाइबर क्रॉप है, ये भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट के लिए कोई रिवॉल्यूशन आया था क्या जूट के लिए, जिसका नाम था गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, हाँ सर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए था? जूट के लिए। और कॉटन के लिए कौन सा था सर? कॉटन का भी रिवाइज करवाई दो। उसके लिए था सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, सिल्वर, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना, सिल्वर फाइबर था कॉटन के लिए और जूट फाइबर था गोल्डन फाइबर, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन था और कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन था, ठीक है सर। कॉमन नेम इसको ज्वार, किंग ऑफ कोर्स ग्रेन कहते हैं, मोटे अनाजों का किंग बोला जाता है, और कैमल क्रॉप, ये तीनों वर्ड जो भी बड़ी लंबी फसलें होती हैं उनके लिए यूज होते हैं। साइंटिफिक नेम इसका है कैरकोरस ओलिटोरियस, कैलकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। फैमिली टिटलिएसी है। लीडिंग कंट्री अगर बोला जाए जूट के लिए तो इंडिया ही है सबसे ज्यादा। लीडिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। सीड रेट तो याद रखना ही रखना है, किसी भी हालत में 6 से 8 kg पर एकड़ ये बोया जाता है पूरे एकड़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटी इसकी कैप्सुलरीज की अलग है और ओलिटरिस की अलग है। कैप्सुलरीज की JRC 212, JRC 321, JRC 7447, ठीक है। ओलिटोरिस है इसका JRO 524, JRO 878, JRO 7835, ये इसकी वेराइटीज हैं जो याद रख लेनी है। इसमें एक बात बताता हूँ तुम्हें, जूट के लिए तीन शब्द यूज होते हैं, एक तो रेटिंग, एक स्ट्रेपिंग और एक रिबोनिंग। ये सिर्फ और सिर्फ जूट के लिए यूज होते हैं सर। ये होते हैं क्या है? जूट का स्टेम कट करके ले आए और उसको पानी में डाल दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, उसको उतारना आसान हो जाए उस फाइबर को, तो उसको कहते हैं रेटिंग। रेटिंग है वाटर में डालना, डिप करके रखना कुछ समय के लिए नीचे पानी के अंदर डुबाए रखना, उसको कहते हैं रेटिंग। फिर वो लूज हो गया ना उसका फाइबर, ऊपर की जो लेयर है, जो छाल है वो लूज हो गई, उस छाल को उतारना, उतारना उस छाल को उस पे सिस्टम पे से उतारने के प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिपिंग, याद रखिएगा स्ट्रिपिंग, उस छाल को रिमूव करने के प्रोसेस को। और रीबोनिंग होते हैं वो छाल उतारने के बाद स्टेम को वापस फिर पानी में डाल देना ताकि कुछ भी बचा हो वो हिस्सा भी उतार लिया जाए, उसको कहते हैं रीबोनिंग। रेटिंग होता है पानी में डालना ताकि लूज हो जाए फाइबर, स्ट्रिपिंग उसको उतारना फाइबर को, और रिबोनिंग वापस सिस्टम को पानी में डालना। ये तीनों वर्ड किसके लिए होते हैं? जूट को, जूट के लिए। जूट का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम
कोरो सस ओलिटोरस है, टिलियसी फैमिली, इंडिया में सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में होता है। 6 से 8 kg पर एकड़ इसका यूज किया जाता है। रिटेलिंग, स्ट्रिपिंग और रिबोनिंग इसके लिए वर्ड यूज होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोरेज, फोरेज या फोडर क्रॉप होती है ना, इनमें स्वर्ग में पढ़ चुके। काउपी लोबिया, कॉमन नेम भी लोबिया है, साइंटिफिक नेम है विगेना अंगुलिकुलेटा, अंगुलिकुलेटा विगेना अंगुलिकुलेटा फैमिली, लिलिएसी फैमिली, सर दालों वाली। सीड रेट इसका 16 से 20 kg पर एकड़ लगाया जाता है। वेराइटी CS88 है, ये याद रख लेना। लेग्यूमिनेसी फैमिली का विगेनेटा अंगुलिकुलेटा इसका साइंटिफिक नेम है, लोबिया इसको कॉमनली कहते हैं। क्लस्टर बीन, गवार जिसको कहते हैं, कॉमनली गुआर जिसको बोला, गुआर गुआर जिसको बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है साइमोसिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोसिस टेट्रागोनोलोबा है। लेग्यूमिनेसी फैमिली है। सीड रेट 16 kg पर एकड़ बोया जाता है भाई, 16 kg कम से कम बोया जाए। और वैरायटी इसकी HFG 156 है। ठीक है, याद हो गया। और एक नेपियर ग्रास होता है जिसको हाथी घास के नाम से जाना जाता है। ये घास ही होता है एक तरह का, इसकी कोई फसल नहीं, इसको फुल डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नेपियर ग्रास होता है, ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। हाथी घास भी इसको बोला जाता है। इसको ये ज्वार की तरह दिखाई देता है, बस ये कोई खास बात नहीं है। तो दोबारा से बता देता हूँ, सोरगम हमने पढ़ लिया है। लोबिया को का साइंटिफिक नेम विगेना उंगुलिकोलेटा है। लेग्यूमिनेसी फैमिली, 16 से 20 kg पर एकड़ इसको बोया जाता है। सीड रेट याद जरूर रखें। और इसकी वैरायटी है CS88। और क्लस्टर बीन या गुआर होता है, उसका साइंटिफिक नेम है साइमोसिस टेट्रागोनालोबा, साइनो साइमोसिस टेट्रागोनालोबा। लेग्यूमिनेसी फैमिली, 16 kg पर एकड़ इसका सीड रेट है। HFG 156 इसकी वैरायटी है जो इंपॉर्टेंट है। अब जूट और कॉटन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा जूट होता है, वेस्ट बंगाल में होता है सबसे ज्यादा। 6 से 8 kg उसका सीड रेट है। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है आज खरीफ की फसलों की, जितने भी फसलें थी उनकी वैरायटी, उनके साइंटिफिक नेम और उनकी लीडिंग स्टेट कंट्री, सब फुल डिटेल पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहे हैं रवि ग्रुप्स का फुल डिटेल, ऐसी सारी जितनी भी है नेक्स्ट लेक्चर में ये आ रही हैं। तो अब इसको पूरा रिवाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर अभी आ रहा है कुछ समय बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।